नमस्ते। आज हम भारत के केंद्रीय बजट 2026 की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे 2047 तक के भारत का एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। और एक दिलचस्प बात, इतिहास में पहली बार इसे रविवार को पेश किया गया, शायद ये बताने के लिए कि भविष्य बनाने में कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा, इस बजट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी बड़ी तस्वीर यानी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत के भविष्य के लिए पैसा लगाया कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो हिस्सा आएगा जिसका हम सब पर सीधा असर पड़ता है, यानी टैक्स और ट्रेड में क्या बदला। और आखिर में जाहिर है हम देखेंगे कि इस पर देश भर से क्या रिएक्शन आए। तो पहला सवाल, ये बजट आखिर है कितना बड़ा? जवाब है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये अपने आप में सरकार के इरादों का पैमाना बता देती है कि योजनाएं बड़ी हैं और महत्वाकांक्षी भी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? आखिर इस पूरे बजट के पीछे सरकार की सोच क्या है? इसके बुनियादी सिद्धांत और लक्ष्य क्या रखे गए हैं? आइए समझते हैं। देखिए, इस बजट की जो नींव है वो 3 कर्तव्यों या कह लीजिए 3 जिम्मेदारियों पर टिकी है। पहला, अर्थव्यवस्था को लगातार रफ्तार देना। दूसरा, आम लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर किसी तक, मतलब देश के कोने कोने तक पहुंचे। आगे हम जो कुछ भी देखेंगे वो सब इन्हीं 3 सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च। यहां एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सड़कों, पुलों, बंदरगाहों जैसी चीजों पर जो खर्च होता है वो 11.2 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये एक साफ इशारा है कि सरकार ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सबसे जरूरी इंजन मान रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इतने बड़े खर्च के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो यहीं पर बात आती है वित्तीय अनुशासन की। सरकार का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है वो जीडीपी का 4.3% रहेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन साथ ही घाटे को काबू में रखने की भी पूरी कोशिश कर रही है। अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, भारत के भविष्य में निवेश। चलिए देखते हैं कि कल का भारत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में पैसा कहां-कहां लगाया जा रहा है। तो भविष्य के लिए जो सबसे पहला बड़ा दांव है वो है हेल्थ और टेक्नोलॉजी के संगम पर बायोफार्मा शक्ति मिशन। इस पर 10,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश किया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत को बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। इसी तरह टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कदम है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका सीधा सा मकसद है कि चिप डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने तक, यानी पूरी की पूरी सप्लाई चेन भारत में ही तैयार हो, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए, देश के छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें चैंपियन बनाने के लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, उन्हें आगे बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ और डाले गए हैं। और तीसरा, TREDS जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें आसानी से कैश मिले ताकि उनका काम कभी न रुके। बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ईस्ट कोस्ट पर एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और 20 नए जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। और हाँ, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है रेयर अर्थ खनिजों के लिए खास कॉरिडोर बनाना। ये वो खनिज हैं जो मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। ये कदम दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। चलिए अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। बात करते हैं टैक्स, ट्रेड और टैरिफ में हुए बदलावों की। तो देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी में बदलाव के बाद क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। साबुन, डिटर्जेंट और छाते जैसी रोजमर्रा की चीजें थोड़ी महंगी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि 17 तरह की कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी लिथियम आयन सेल के पुर्जे भी सस्ते किए गए हैं। इस बजट की एक हेडलाइन घोषणा डेटा सेंटर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक भारत को डेटा का ग्लोबल हब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है।
विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी अगर वो भारत में बने डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती हैं। टैक्स के मोर्चे पर आम लोगों के लिए कुछ और जरूरी बातें हैं। पहली बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, वो पहले जैसे ही हैं। लेकिन एक बड़ी राहत है, विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर जो टीसीएस लगता था उसे घटाकर 2% कर दिया गया है। हालांकि जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाला एसटीटी टैक्स बढ़ा दिया गया है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। बजट तो आ गया, लेकिन इस पर देश भर में बात क्या हो रही है? राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं? सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। उनका कहना था कि यह एक विकसित भारत की नींव को और मजबूत करता है। वहीं आलोचनाओं के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और आलोचकों को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। लेकिन राज्यों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रहीं। सबके लिए तस्वीर एक जैसी नहीं थी। जैसे केरल अपनी विशेष वित्तीय पैकेज और एम्स की मांग पूरी न होने से निराश था। तमिलनाडु को लगा कि एक चुनावी राज्य होने के बावजूद उनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। वहीं पश्चिम बंगाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावों को एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा। और ये सारी बातें हमें इस बजट के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये बजट भविष्य के भारत यानी 2047 के विजन के लिए बनाया गया है, या फिर ये आज की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करता है? क्या लंबी दौड़ की तैयारी में हम आज की चुनौतियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही इस बजट की असली सफलता या विफलता तय करेगा। सोचने के लिए एक ज़रूरी सवाल।